तो ध्यान देना इधर, देखो हम लोग दो टॉपिक इस साथ एक साथ में क्लियर करने वाले हैं, मतलब दो तरीके से हम लोग संधारित्र को जोड़ेंगे, है ना, और दोनों से कितना कितना यानी कि धारिता प्राप्त होगा उसको ज्ञात करने वाले हैं। ऐसे भी तुम लोग जानते हो कि कोई भी युक्ति को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीका से, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। एक और तरीका है मिश्रित क्रम, है ना, 10 में पढ़े होगे तुम लोग, प्रतिरोध का समायोजन या प्रतिरोध का संयोजन, है ना, आर वाला, ठीक, कोई दिक्कत? तो इसमें समझना है कि क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए अभी तक में तो पहले समझ लोगे, उसके बाद लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिल जाएगा। पहले समझो, संधारित्रों का संयोजन का अर्थ क्या हुआ कि कई संधारित्र को एक साथ में जब हम लोग जोड़ेंगे तो उस जो संधारित्र जो नया वाला बना, यानी कि बड़ा संधारित्र जो बना, जैसे यहाँ पे एक संधारित्र दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र को जोड़े हैं, ये पूरे एक बड़ा संधारित्र बना, तो इसका कितना धारिता होगा वो हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अब इसको अगर देखोगे तो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, अभी फिलहाल के लिए 3 संधारित्र लिए हैं, यहाँ पे 1 2 3, और इसमें भी देखो 3 संधारित्र लिए हैं। अगर ज्यादा रहेगा तो इसी में आगे जोड़ते जाएंगे, और अगर इसमें भी ज्यादा रहेगा तो इसी में आगे जोड़ते जाएंगे, है ना, ठीक। इसमें लिखना कैसे है, अगर ये 1 दिया तो 2 नंबर का देगा, कितना नंबर का, 2 नंबर का, कोई दिक्कत? 1 अगर देगा तो 2 नंबर का देगा, अगर दोनों देगा तो 5 नंबर का देगा, थोड़ा और अच्छा से लिखना है, ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे समझना कि हम लोग लिखेंगे कैसे। तो मान लेते हैं कि माना कि 3 संधारित्र कौन कौन है, ए बी है, सी डी है और ई एफ, या C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C1 C2 C3। हालांकि यहाँ पर हम लोग संधारित्र AB की धारिता को लिखे हैं C1, CD की धारिता को C2 और EF की धारिता को C3। जाए वहां की डंडा लेके, हाँ हम बोल लेंगे नहीं इस बार, तब अब ये बात चले जाएंगे उठा के, ठीक है। देखो यहाँ तो समझना, हम लोग तीनों संधारित्र को लिख दिए हैं कि AB है, CD और EF, है ना। और क्या बोल रहा है कि एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, विद्युत स्रोत मतलब ये बैटरी है, यहां से जोड़ दिए, इसका विभव कितना है, वोल्टेज क्या है V, और इसमें आवेश टोटल कितना है Q, टोटल आवेश इसमें कितना है Q, और विभव टोटल इसका कितना है V, ठीक। तो क्रमशः देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यानी कि विभव कितना हो जाएगा V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3। कैसे होगा समझना, देखो यहां से जैसे हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे, एक विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे, आवेश जाएगा यहाँ संधारित्र में। संधारित्र का बात, संधारित्र के बारे में तुम लोग जानते हो कि संधारित्र में क्या होता है, आवेश को संचित कर सकते हैं, आवेश को जमा कर सकते हैं, जिस तरह बैटरी में आवेश को जमा करते हैं ना, उसी तरीके से संधारित्र में भी क्या होता है, आवेश को जमा करते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है और तेजी से काम कर पाता है ना, बैटरी के जैसा धीरे धीरे काम नहीं करता है, ठीक। तो अब समझना, अगर आवेश को देंगे तो एक ही आवेश जा रहा है, यहाँ से इस तार से होके एक ही रास्ता है आवेश को जाने का, कौन सा आवेश गया, अगर यहाँ क्यू आवेश है तो क्यू आवेश गया, है ना। अब जितना इसमें जमा हो पाया उतना इसमें जमा होगा, जितना इसमें जमा होगा, जमा होने का है उतना इसमें जमा होगा, जितना इसमें जमा होने का उतना उसमें जमा हो जाएगा। नहीं, C1 में देखो डिपेंड इस बात पे करता है कि किसमें ज्यादा जमा होगा, किसमें कम जमा होगा, किसकी धारिता ज्यादा है। देखो मतलब ऐसा करके समझो कि 3 डब्बा है हमारे पास, एक छोटा सा, एक बड़ा है, एक और उससे बड़ा है ना। और अगर पाइप से जोड़ दें, अगर पाइप से हम पानी के पाइप से अगर जोड़ दें तीनों को, तो तुम ये कह सकते हो कि पहला डब्बा में सबसे ज्यादा पानी हटेगा, नहीं, जिस डब्बा का सबसे ज्यादा आयतन है, जिस डब्बा में सबसे ज्यादा पानी भर सकता है उसमें भरेगा, बात समझ आया। अगर धारिता C3 का सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा आवेश किसमें जाएगा, C3 में। ये नहीं देखेगा कि पहले इसके पास है, इसको भर के तब दूसरे में जाएंगे, नहीं, ये बैलेंस करना चाहेगा। मतलब पानी जिस तरह लेवल देखते हो ना कि अचानक पहले तो ही भरेगा, इसको भरने के बाद इसमें जाएगा, इसको भरने के बाद इसमें जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि ये खाली रह गया और इधर ज्यादा प्रेशर रह गया तो क्या हो जाएगा, इसके कारण वो संतुलन में जाके वो वहां पे बैलेंस कर लेगा अपने आप को, है ना। तो कुछ ना कुछ आवेश ही क्या हो गया, यानी कि आवेश सबके पास गया, और आवेश जब गया तो इसका विभव अलग होगा, क्योंकि इस पर कुछ विभव गया, कुछ आवेश इस पर गया, कुछ आवेश इस पर, कुछ आवेश इस पर, लेकिन क्यू आवेश ही हर जगह गया था, है ना। तो इसका विभव कितना हो जाएगा V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3, क्योंकि आवेश के ऊपर ही डिपेंड करता है कि विभव कितना होगा।
है ना, कोई दिक्कत। और टोटल विभव कितना है V, समझ गया, एक ही आवेश बटा है, मतलब यहाँ पे देखो एक ही आवेश जाके क्या हो गया, वहां पे पहुंच गया, सब में एक ही आवेश जाके पहुंचा और उसके बाद तीनों में अलग अलग विभव बना दिया, क्योंकि धारिता सबका अलग अलग है तो विभव क्या होगा, अलग अलग बना लेगा। सेम आवेश पर अलग अलग संधारित्र अलग अलग विभव बनाता है, कैसे? C बराबर क्या होता है, Q बटे V, पढ़े होगे ना, C बराबर Q बटे V, समझ रहे हो। अब इसमें हम लोग क्या देखो, यहाँ पे देखो लिखे भी है C बराबर Q बटे V ने, ये क्या था, यहाँ पे देखो लिखे भी है ये C इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू V, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर C बटे V, ये पढ़ाए थे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझना, इसमें अगर हम लोग देखेंगे C बराबर Q बटे V पढ़े थे कि क्या पढ़े थे रे, यो एगो कंफ्यूजन में नहीं रह जाए, फर्स्ट में पढ़ाए थे, फर्स्ट पॉइंट Q बटे V, C बराबर Q बटे C बराबर Q बटे V, अरे Q1 बराबर, यहाँ लिखने में मिस्टेक की हम, देखो रे यहाँ लिखने में मिस्टेक की है, यहाँ Q1 बना, इसको Q1 बना और इसको C1 बना, कोई दिक्कत। यहाँ भी देखो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या गड़बड़ी कर दिया, यहाँ लिखे और यहाँ नहीं लिखे, मिस्टेक बता कैसे हुआ। अच्छा चलो यहाँ इसमें क्या करना है, Q2 लिखना और यहाँ C2 और यहाँ Q3 और C3, बताओ इतना बढ़िया से जानने के बावजूद भी यहाँ पे कैसे करके मिस्टेक हुआ, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, देखो हाँ देखो चेंज कर देना, सुनो पहले, मतलब जहां पे Q था वहां C कर देना, जहां C था वहां Q कर देना, इस लाइन में, नहीं तो बाद में सुधार लेना, पहले समझ लो। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, C बराबर Q बटे V पढ़े हैं ना। अच्छा वैल्यू देखो यहाँ सही हम रखे हैं, वैल्यू रखे ना सही, देखो वहां पे वही रखे थे, मतलब सोचो कि हम दिमाग में वही पूरा अच्छी तरीके से है, लेकिन ये वाला लिखने के वक्त में पता नहीं कहां से आ गया, और वो देख के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे करके आ रहा है। C बराबर क्या होता है, Q बटे V, आवेश बटे विभव, कोई दिक्कत। अब अगर समझना कि क्या बोल रहे थे कि अगर एक ही संधारित्र है, संधारित्र मतलब संधारित्र अलग अलग है और आवेश अगर सेम दे तो विभव सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। आवेश अलग अलग देने, आवेश एक ही देने के बावजूद भी अगर मान लो कि इसका, अगर मान लो कि हम लोग 5 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, कितना, यहाँ पे ये लिख ही देते हैं, 5 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, ठीक है, आवेश कितना दे रहे हैं, 5 कूलाम का, और एक संधारित्र है, एक संधारित्र यानी कि C1 बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या, यानी कि 2 है इसका 2 यूनिट, ठीक है, और एक संधारित्र है जिसका आवेश कितना, जिसका यानी कि कैपेसिटी कितना है, C2 5 मान लेते हैं या 10 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 10 यूनिट यानी कि 10 फेराड, कोई दिक्कत, 10 फेराड भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यूनिट में हम लोग लिख दिए खाली यहाँ पे। अब समझना कि V बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C होगा, और अगर C1 का निकालते हो, यदि V1 अगर निकालते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पहला के लिए अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो Q का मान 5 और बटे 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, होगा। लेकिन यही अगर तुम यहाँ रखते हो इसमें, अगले के लिए अगर इसके लिए निकालते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, तो आवेश का मान कितना है, 5 और बटे नीचे 10, तो 0.5 होगा। बात समझ आ रही है यहाँ, मतलब देखो कि अलग अलग, ठीक है, संधारित्र में सेम आवेश देने के बावजूद भी क्या हो रहा है, विभव अलग अलग हो रहा है। बात समझ आया। तो हम लोग आवेश क्या दिए थे तीनों को, तीनों संधारित्र को, यहाँ बताओ तीनों संधारित्र को आवेश क्या क्या दिए थे, आवेश दिए थे सेम Q ही दिए थे, लेकिन तीनों की धारिता अलग अलग है तो विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग, और कुल विभव कितना होगा, तो जितना इसका होगा जितना इसका इतना होगा, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल विभव निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है यहाँ, क्या हो जाएगा, हाँ टोटल विभव ये निकला, आप देखो ना हो गया, तुरंत बन जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, V, है ना। अब समझना कि V1 बराबर क्या होगा, Q बटे C1, V1 बराबर क्या होगा, Q बटे C1, अभी तुरंत तो ये बताए थे,
ठीक, और V2 बराबर V3 बराबर। अब वैल्यू जैसे इसमें समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे तो क्या होगा, देखो तो V बराबर Q बटे CS लिख देते हैं। सीरीज वाइज अगर जोड़े हैं तो सीरीज वाइज में जो संधारित्र की धारिता निकलेगा पूरे का, उसको क्या मान लिए, CS, मतलब क्या बोलते हैं, सीरीज वाइज कैपेसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, S लिख दिया और उसमें P लिखे, मतलब पैरेलल वाइज। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 और Q बटे C3। कॉमन आ रहा है, Q कॉमन लेके कटा दिए तो क्या बचा, ये बात समझा। हाँ, CS निकाल लिए, हाँ 1 बटे CS। अगर CS निकालेंगे तो ये जोड़ के करेंगे। अब आगे वो सॉल्व होगा वैल्यू के अनुसार। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर n मान लो कि है, यहाँ पे बहुत सारा है तो जोड़ नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो उस समय बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 गो ले भी सकते हो, अगर 10 गो रहे तब दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो आगे, हाँ इसमें पैरेलल वाइज जो है, पैरेलल वाइज मतलब समान क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में था तो उसको सूचित कर दिए सिर्फ। एस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल, कोई दिक्कत। अब समझो आगे, देखो लिखने वाला तो सेम है, जो इधर लिखे वही इधर भी लिखे। अब देखो संयोजित संधारित्र की धारिता अगर निकालेंगे, इसमें तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर हम लोग आवेश क्या छोड़े हैं बताओ तो, इससे इस स्रोत से क्या आवेश दिए हैं, Q, और Q आवेश जैसे यहाँ A डैश पर जाएगा तो कितने रास्ते में बढ़ जाएगा, 3 रास्ते में, मतलब इधर चले जाएगा, कुछ इस रास्ते में चले जाएगा, कुछ इस रास्ते में चले जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था बोलो तो, यहाँ पे एक ही रास्ता है ना जाने का, तो सब में चले जाएगा Q। लेकिन इसमें क्या होगा, तीनों में अलग अलग पहुंचेगा, इसमें अलग चले जाएगा, इसमें अलग चले जाएगा, इसमें अलग चले जाएगा। इसमें जो आवेश गया उसको Q1, इसमें जो आवेश गया इसको Q2, और इसमें जो आवेश गया है Q3। अब क्या हो जाएगा बोलो तो, टोटल Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर देखो जान ही रहे हो, C1 इंटू V1, Q2 बराबर C2 इंटू V2 और Q3 बराबर C2 इंटू V3। वैल्यू रखेंगे इसी समीकरण में, समीकरण 2 में, और कॉमन ले लेंगे क्या, V कट जाएगा तो क्या बचेगा CP बराबर बोलो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया। अगर तुम लोग लिखना चाहते हो, एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, एक्स्ट्रा में नहीं बल्कि ये लिखना जरूरी होता है एक तरीके से, यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ इसके नीचे क्या लिख सकते हो बताओ। एक चीज लिख सकते हो क्या, ये श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का संयोजित धारिता, ठीक है, यानी कि संयोजित धारिता का व्युत्क्रम कोई दिक्कत, संयोजित धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, 1 बटे जो भी है वैल्यू। ठीक है, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का संयोजित धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिता का व्युत्क्रम का योग होता है। बात समझ आया, नहीं तो रिकॉर्ड होगा, आज छोड़ देंगे, अपलोड कर देंगे, देख लेना, ये जो बात बोले उसी को सेम टू सेम उतार देना है। आ तो रहा है रे, अब उधर पहले भी, कल भी तुम लोगों को देखा होगा 4 वीडियो, कल परसों से कल तक में, और आज दे देंगे। कल का रिकॉर्ड नहीं किए थे, परसों का भी रिकॉर्ड नहीं किए थे, है ना। लेकिन समझो इसमें क्या बोले बताओ तो, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के संयोजित धारिता, संधारित्र की संयोजित धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र के धारिता का व्युत्क्रम का योग होता है। कोई दिक्कत। और इसमें क्या लिखोगे नीचे बता तो अंतिम में, या अतः देख के लिखना है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। इसमें व्युत्क्रम वर्ड का यूज होगा, उसमें व्युत्क्रम वर्ड का यूज नहीं होगा। और एक चीज और याद रखना कि यदि किसी संयोजन के क्रम में संधारित्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, मान लो कि यहाँ पे 3 गो था, अगर 3 ना हो 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, तब या हजारों की संख्या में ले लें, तब क्या होगा, इसी तरीके से आगे जुड़ जाएगा। और इसमें बटे में ही आगे जुड़ेगा, उसमें नॉर्मल में जुड़ेगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये चीज याद रखना कि धारिता भी प्राप्त व्यंजक अनुसार ही होगा। कोई दिक्कत किसी को, इतना रहने दो, टाइम भी ठीक ठाक हो गया अब।